पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आर्टिकल 79 123 क्लियर। अब आर्टिकल 79 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 80 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपर हाउस, आर्टिकल 81 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोअर हाउस ऑब्लिक हाउस ऑफ पब्लिक क्लियर। ठीक। और पार्लियामेंट को कल मैंने प्रूफ किया था ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू मीन्स लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब क्लियर। तो अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, पार्लियामेंट लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट या लोकतांत्रिक मूल्यों में कमी, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। लोकतांत्रिक मूल्यों में ग्रोथ यानी ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक। तो ग्रोथ ऑफ पार्लियामेंट क्लियर। इसका यह मतलब मत समझिएगा कि लोकतंत्र पार्लियामेंट का अगर पतन पूछा जा रहा है, पार्लियामेंट का डिक्लाइन पूछा जा रहा है, तो पार्लियामेंट का पतन हो रहा है, उसकी बिल्डिंग का गिरावट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, उस डेमोक्रेटिक वैल्यूज गिरावट या उस डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जो स्थिति है उसमें अगर गिरावट हो रही है तो आप समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब हो। फर्स्ट पॉइंट है इसका आर्टिकल 80 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपर हाउस क्लियर। फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम मेंबर 250, मैक्सिमम मेंबर 250, 250 में 238 मेंबर elected by electoral college clear, and 12 member nominated by president clear। ये 238 मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक। एवरी मेंबर टेन्योर ऑफ द एवरी मेंबर यानी किसी भी सदस्य का कार्यकाल 6 इयर्स का होगा क्लियर। एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर 2 इयर्स 1/3 मेंबर रिटायर करेंगे क्लियर। टेन्योर 6 इयर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपर हाउस इज ए परमानेंट हाउस मीन्स स्थायी सदन है क्लियर। स्थायी सदन यानी मीन्स
कि किसी भी टाइम इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक, अब अपर हाउस का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ अपर हाउस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। क्लियर? इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली यानी मीन्स कि स्टेट असेंबली के मेंबर इसके वोटर हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं, और जब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर स्टेट असेंबली, तो उसी के द्वारा इलेक्टेड ये होते हैं। क्लियर? अब जो क्वेश्चन मैं अब पूछने जा रहा हूं इस हाउस को लेकर, ये शायद तुम लोग को टेंशन में डाल देगा, बहुत बुरी तरीके से टेंशन में डालेगा, और इतने बुरी तरीके से टेंशन में डालेगा कि उसके बाद अगर हम तुम लोग को 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का टाइम दे, तब भी तुम लोग सॉल्व नहीं कर। 10 साल आप लोग समझ रहे हैं ना, ऑनलाइन स्टूडेंट? ठीक, ये प्रोसीजर है आपके पास। क्लियर? फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपर हाउस यानी मीन्स राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में किया। क्लियर? 1952 में किया गया। तो 1952 में, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन 1952 ही में हो रहा है, 1952 51 52 में हो रहा है। अब 1952 में अगर फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ, तो फर्स्ट टाइम अपर हाउस का ऑर्गेनाइजेशन इसी टाइम हुआ होगा। अब यहां पर जितने भी मेंबर होंगे उनका 6 इयर्स 1958 में होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आफ्टर 2 इयर्स 1/3 मेंबर हैज बीन रिटायर्ड। तो उन 1/3 मेंबर को किस प्रकार से रिटायर किया गया, क्योंकि उनका टेन्योर 6 साल नहीं पूरा हो रहा है। समझ रहे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? नेहा, तुम्हें समझ में आ गया? तो पहली बार एक प्रॉब्लम आई है 1954 में आई, और दूसरी प्रॉब्लम आई 1956 में। ये 2 बार प्रॉब्लम आई है। इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे किया गया? अगर यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपका क्या कर रही हो? अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल में फेल्योर हो रहा है। क्योंकि इसीलिए मैंने यहां पर सब कुछ लिखा है कि इलेक्टोरल कॉलेज ये है, 6 ईयर का टेन्योर है इनका, 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स 1/3 मेंबर हैज बीन रिटायर्ड। फिर अपर हाउस इज ए परमानेंट हाउस, स्थायी सदन है, 238 मेंबर elected by electoral college and 12 member nominated by president। इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कैसे किया गया, मुझे सिर्फ इसी का जवाब दे दीजिए, या फिर मैं आप लोग के ऊपर छोड़ दूं। जब आप लोग को समझ में आ जाएगा तो फिर बता दीजिएगा हमें, हम आगे चले। हाँ, अरे 1/3 अगर नॉमिनेट किए जाएंगे, तो अगर इसको तुम हटा दोगे 1/3 नॉमिनेट करने के, तो कोरम 1/10 होता है कि नहीं? गणपूर्ति, गणपूर्ति कैसे पूरी? गणपूर्ति जब नहीं पूरी होगी, अब जाके नेहरू से
हाँ बताइए। एज लिमिट, अब एज लिमिट का मैं जवाब दूं? नेहा, एज लिमिट का जवाब दूं? यूथ कह रहे हैं बुढ़ों से कि क्यों पृथ्वी पर भार पड़ा हुआ है, हट जाओ तुम लोग। और बुढ़ा कह रहा है यूथों से कि राष्ट्रीय आंदोलन में लड़ते लड़ते इतना थक गया हूं, थोड़ा सा अपर हाउस का मेंबर बन के राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह तो कर लूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब रिटायर हो खाली होगा तभी तो आएंगे। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो गणपूर्ति कैसे होगी? गणपूर्ति नहीं होगी तो अगर गणपूर्ति नहीं होगी तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी? कोरम तो होनी चाहिए। हाँ, अरे यार एक सीधी सी बात है कि जब इसका इलेक्टोरल कॉलेज स्टेट असेंबली है तो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होंगे तो हर जगह के हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? मान लो कुल मिलाकर मान लो, हम यहां पर मान लें कि 1952 में अपर हाउस में उस समय 150 मेंबर रहे होंगे, 150 रहे होंगे, तो 1/3 मेंबर का मतलब 50 सदस्यों को कैसे हटाया गया? अरे यहां से ये चुन के पहली बार तो कहां गए हैं? फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ, भेजा कैसे जाए? क्योंकि किसी भी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं पूरा हो रहा है, 2 ही साल में भेजना है। एक बार 2 साल में भेजना है, एक बार 4 साल में। अरे 58 के बाद भेजेंगे तो ये 6 साल का टेन्योर कहां जाएगा? तो 6 साल का टेन्योर जब पहली बार अपॉइंटमेंट होंगे तो सभी का 6 साल पूरा होगा ना 58 में। और रिटायर कितना करना है? हर 1/3 मेंबर रिटायर करना है, कैसे होंगे? अरे नॉमिनेटेड करने का मतलब 12 मेंबर नॉमिनेट किए रहेंगे। 238 इलेक्ट्रोल कॉलेज है। इलेक्ट्रोल कॉलेज नहीं देख रही हो कि अपर हाउस जितने भी इलेक्ट्रोल कॉलेज के मेंबर हैं वह सब विधानसभा के सदस्य हैं, इसलिए अपर हाउस को हाउस ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, हाउस ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। नेहा को समझ में आ रहा है? चलो सोचते रहना, फिर बात करेंगे। अभी तो मैं नहीं बता सकता हूं। तो देखो हम बता देंगे। देखो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है, मैं बता सकता हूं, मैं अभी बता दूंगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को देकर मैं आप लोग को फ्रस्ट्रेट या आप लोग को परेशान करना नहीं चाहता हूं। मैं क्वेश्चन देने का मतलब मेरा है सिर्फ कि आपको मैं किताब पढ़वाऊं, क्योंकि हम भी किताब ही से पढ़ के इसका आंसर खोजाऊं, समझ रहे? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग किताब पढ़िए, बुक पढ़िए। आंसर नहीं मिलेगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं जो दूंगा जवाब और लॉजिकल दूंगा। सुन लो, लक्ष्मीकांत लिखते हैं, लक्ष्मीकांत की किताब लिख कि लॉटरी सिस्टम के द्वारा इसे हटा दिया गया। लॉटरी नहीं जानती हो? पर्ची निकाल के, ठीक, लॉटरी सिस्टम के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। अगर लॉटरी सिस्टम के द्वारा हटा दिया गया तो हाउ कैन डिफाइन पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी? यार एक चीज सीधी सी तुमको इस बात को क्यों नहीं समझ में आती है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लागू किए गए होंगे, पहले से ही कैसे लागू कर देंगे हम? ऐसा है कि जाके अंबेडकर भी ऊपर बैठे हैं, नेहरू भी ऊपर बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद भी ऊपर बैठे हैं, सब लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ऊपर बैठे हैं, जाके पूछना उनसे। और अगर ये प्रॉब्लम उनके सामने, जैसे तुम सोच रही हो, उनके सामने अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो आपके संविधान को बचाया कैसे उन्होंने? कोई ना कोई तो स्ट्रेटजी अपनाई होगी जिसके कारण, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ 2 बार की है।
1954 की और 1956 की। इसके अलावा ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीजें 2 बार ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। उसके बाद 1958 में तो 6 साल के बाद रिटायर होंगे, हर 6 साल के बाद रिटायर होंगे, क्योंकि 1954 में जैसे सदस्यों को इलेक्टेड किया जाएगा उनका 6 ईयर 1960 में होगा। 1956 में जिन सदस्यों को इलेक्टेड किया जाएगा उनका 6 साल 1962 में होगा। 1958 में जिन सदस्यों को इलेक्टेड किया जाएगा उनका 6 साल 1964 में होगा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही बार की है, और ये प्रॉब्लम मैं आप लोग को कॉपी में लिखा चुका हूं, आपके कॉपी में लिखा हुआ है, अब मैं जवाब वहीं से उठाऊंगा। हाँ, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये चीज नहीं बताऊंगा कि कहां पर लिखा है, लेकिन इतना बता देता हूं कि शुरुआत के 15 क्लास में ही है। ठीक है, अब आइए, ऑफिसर तब अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्यों? ऑफिसर ऑफ अपर हाउस, ठीक, एनिमीज एक है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, 2 चीजें। चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट है, क्लियर। एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा सुनिएगा, अब तो क्वेश्चनों की अब भरमार अब तो शुरू होगी। आर्टिकल 53 क्या कहता है, पहले कुल मिलाकर सुन लीजिए। 1950 में या 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट होता है, न्यू स्टेट आता है, क्लियर, इंडिपेंडेंट स्टेट है। और जिस समय इंडिपेंडेंट स्टेट के समक्ष या इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में अस्तित्व में आ रहा है, उस समय इंडिया की इकोनॉमिकल पोजीशन काफी वीक है, यानी कमजोर है, ठीक, क्लियर, बहुत कमजोर है इस इकोनॉमिकल पोजीशन। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर जिस पॉलिटिकल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, पॉलिटिकल सिस्टम, वो पॉलिटिकल सिस्टम न्यू पॉलिटिकल सिस्टम है आफ्टर डिपेंडेंट, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बेस इज द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, यानी आफ्टर फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है न्यू पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल किया जा रहा है, ठीक। अब इकोनॉमिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल पोजीशन, इसलिए इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत खराब है कि लंबे समय तक फॉरेनर आपका एक्सप्लॉयटेशन किए हैं, यानी ब्रिटिशर आपका मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन किए हैं। अब ऐसी स्थिति में आपकी इकोनॉमी काफी डाउनफॉल में है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 53 जो है 53, ऑल यूनियन पावर इनबिल्ट इन प्रेसिडेंट, यानी मीन्स कि जितने भी यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर होंगे वो प्रेसिडेंट में इनबिल्ट होंगे, प्रेसिडेंट में रहेंगे, ठीक। इसका मतलब ये हो गया
कि ऐसा कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होगा जो प्रेसिडेंट के बाहर होगा। इसका मतलब यह भी तो होगा कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगे सब प्रेसिडेंट में होंगे, और जब सब प्रेसिडेंट में होंगे तो उससे बाहर कोई नहीं होगा। तब जब सब कुछ प्रेसिडेंट में है तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट क्यों की गई? हट जाए। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब कि अगर राष्ट्रपति हट जाता है तो राष्ट्रपति के हटने के बाद इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सीजीआई भी तो है। इतने से काम के लिए ऐसा क्या पोजीशन है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है जिसके कारण प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को क्रिएट करके भारत के ऊपर एक इकोनॉमिकल बर्डन डाल दिया गया? तो कितने समय के लिए होगा? आपके लिए एक सीधी सी बात मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो 6 महीना, 7 महीने, 1 साल तक आप अपने घर का सर्वेंट का काम करते हैं कि नहीं? भारत की इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत खराब है, तो ऐसी क्या रीजन है, ऐसा क्या पोजीशन है जिसके कारण वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को जनरेट किया गया? अब जब कोई कार्य वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं बचता है तब उसे हम चेयरमैन बना देते हैं, चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस। उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं मिलती क्योंकि कोई वर्क ही नहीं है। तो ऐसा क्या रीजन था? रीजन क्या है? मुझे इस चीज को जानना है। यही रीजन हो सकता है। तो वो केयर टेकर प्रेसिडेंट होगा, कार्यवाहक प्रेसिडेंट होगा। केयर टेकर का मतलब कार्यवाहक होगा, और कार्यवाहक केयर टेकर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, और सीजीआई भी होता है, या सीनियर जजेस बात सुप्रीम कोर्ट भी होता है। तो ऐसी स्थिति में ये आपके ऊपर जब ये प्रोसीजर है, ये स्थिति है, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्यों क्रिएट की गई? दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिकल 105 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो पार्लियामेंट का हाउस नहीं है, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, अगर पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करता है, पार्लियामेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, तो पार्लियामेंट उसे पनिशमेंट दे सकती है। अपर हाउस का चेयरमैन यानी मींस वाइस प्रेसिडेंट, देयर इज नो मेंबर ऑफ द अपर हाउस, वो अपर हाउस का मेंबर है ही नहीं। जब अपर हाउस का मेंबर नहीं है फिर भी चेयरमैनशिप करता है और फिर भी डिसाइडिंग वोट देता है। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन पर लटको, दूसरे जगह रास्ता मत भटको, ठीक है? इसको भी खोजिएगा। नहीं, हमको बताने में क्या है यार। देखो 0.1% राइट नहीं है। इसीलिए कहता हूं, यही रीजन है, कहता हूं टेक्स्ट बुक पढ़ो, थिंकिंग डेवलप करिए, सोच डेवलप करिए, और मैं हर क्वेश्चन का जवाब विथ लॉजिक दूंगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका लॉजिक नहीं होगी, तर्क होगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी मैं डिफाइन करूंगा उस पर। क्यों बता दें यार? देख सुन, हमको बताने में कोई हिचकिचाहट, मैं बता सकता हूं। मैं चाहता हूं आपको परेशान करना, परेशान इन द सेंस किताब पढ़ के, क्योंकि आप अपने से जब किताब पढ़ के आंसर खोजेंगे तो आपको जो इंटरनल हैप्पीनेस आएगी वो हमारे बताने से नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो ये चीजें इसलिए परेशान। अगर क्वेश्चन खोज रहे हैं आप, क्वेश्चन का जवाब आप अपने से ले रहे हैं, क्लियर? तो अपने से जवाब लेते समय क्या होगा? आपका अपना सिचुएशन मजबूत होगा कि नहीं है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, थिंकिंग पावर डेवलप होगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप अपने से डेवलप करिए। नहीं होगा, हम बताने के लिए तैयार हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। और ये चीज मैं आपको तब तक के लिए समय दे रहा हूं, जब तक कि पॉलिटी की क्लास चलती रहेगी तब तक के लिए आपके पास समय है।
आप इसको खोजिएगा, नहीं पता चलेगा तो लास्ट दिन मैं हर क्वेश्चन का जवाब, जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा हूं, हर क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। अब तो क्वेश्चन अब आ रहा है ना। हाँ, कभी ये तुम लोग सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखो, जब मैं पहला क्वेश्चन में पूछा था कि वन वन थर्ड मेंबर जो दूसरे साल, वन थर्ड मेंबर 2 साल के बाद रिटायर करेंगे, ठीक। तो अगर 2 साल के बाद रिटायर करेंगे, 2 इयर्स के बाद, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन लक्ष्मीकांत लिखते हैं कि लाइटरी सिस्टम के द्वारा ऐसा किया गया, ठीक। यानी मीन्स कि 250 लोगों की पर्ची रखी गई, जिसका जिसका नाम निकला उसको हटा दिया गया। अब मान लो कि ये चीज सही भी मान ली जाए, ये चीज हम मान लेते हैं सही भी हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा चीज है तो पार्लियामेंट इज द गैम्बलिंग हाउस, हाउ कैन स्टेबल ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज? क्या पार्लियामेंट गैम्बलिंग हाउस है? तो अगर गैम्बलिंग हाउस के रूल, लाइटरी सिस्टम का प्रोसीजर अगर हम एडॉप्ट कर लेते हैं, तो कैसे डिफाइन करोगे कि पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज? इसीलिए मैं कल आप लोग को पूरा का पूरा सिस्टम समझाया था कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की मीनिंग क्या है, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है। मैं इसीलिए पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर इसीलिए मैं दिया था कि आप थोड़ा सा समझिए, आगे बढ़िए इसको लेकर। सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से या फैक्चुअल आइडेंटिफिकेशन से आपको कुछ नहीं होने वाला है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो आपके सामने आ जाएगा कि 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर करेंगे, ये चीज तो है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहां पर क्रिएट हो जा रही है कि दूसरे साल जो 1952 में फर्स्ट टाइम, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अपर हाउस एंड द फर्स्ट टाइम इलेक्टेड बाय द अपर हाउस मेंबर, तो सभी मेंबर, जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबरों का टेन्योर, 6 ईयर का जो टेन्योर है, वो टेन्योर आपका 1958 में होगा। और अपर हाउस इज द परमानेंट हाउस या स्टेबल हाउस। तो इसको कभी डिजॉल्व हम कर ही नहीं सकते। जब डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में जब डिजॉल्व की पोजीशन नहीं होगी तो पोजीशन क्या होगी? तो ये सब स्थितियां हैं। इस स्थितियां आपको आपके आंसर को कॉन्फिडेंस देंगी सब। इसलिए बोला नहीं, कोई बात नहीं है, होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हुआ था, सबके साथ होगा। अगर अपर हाउस की पोजीशन को हम डिक्टेट करते हैं, ठीक है, तो अपर हाउस की पोजीशन को डिक्टेट या डिफाइन करने के बाद अपर हाउस की जो स्थिति है वो ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिकी सीनेट से कुछ कम है और ब्रिटिश लॉर्ड सभा से कुछ ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में जब ब्रिटिश लॉर्ड सभा से, क्योंकि ब्रिटिश लॉर्ड सभा जुडिशरी भी है, ठीक, और वहां पर जो मेंबर होते हैं परमानेंट होते हैं, यहां पर कोई भी मेंबर परमानेंट नहीं है। क्लियर? यहां पर हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर करेंगे। एक पोजीशन तो ये है। अब अगर सीनेट से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, अमेरिकी सीनेट से कंपैरिजन करते हैं, तो अमेरिकी सीनेट में जो अपर हाउस है, जो आपका अपर हाउस इंडिया का है, उसको अमेरिका में सीनेट कहते हैं। वहां पर प्रत्येक एवरी स्टेट से 2 मेंबर आते हैं, यानी इक्वल कंपोजिशन दिया गया है। यहां पर स्टेट में इक्वल कंपोजिशन नहीं है। यहां पर जिस स्टेट के पास स्टेट असेंबली ज्यादा है या जो इलेक्टेड कॉलेज का मेंबरशिप है, उसके अकॉर्डिंग आपके अपर हाउस के मेंबरशिप को डिवाइड कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया, और उसके अकॉर्डिंग हम अपर हाउस की स्थिति को डिफाइन करते हैं। तो ये सिचुएशन है। तो इन स्थितियों के
अकॉर्डिंग या इन स्थितियों के अगर पोजीशन में देखते हैं तो अपर हाउस एक स्टेबल हाउस है, परमानेंट हाउस है। अब परमानेंट हाउस होने का मतलब है कि ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होगी। ठीक, अब पोजीशन ऐसा क्यों है? पोजीशन इसको इसलिए ऐसा किया गया कि लोअर हाउस डिजॉल्व होती है, लोअर हाउस डिजॉल्व हो रही है। तो लोअर हाउस अगर डिजॉल्व हो रही है, लोअर हाउस के डिजॉल्व होने के बाद अगर कोई ऑर्डिनेंस या कोई बिल आता है जिस पर हाउस की परमिशन जरूरी है, तो अपर हाउस से परमिशन लेकर उसे एक्टिव कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही लोअर हाउस का ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके बाद लोअर हाउस उसे पास करना पड़ेगा, उसे अपनी लेजिस्लेटिव प्रोसेस को एडॉप्ट करके उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर मेजॉरिटी के द्वारा। तो एक पोजीशन ये है कि इन द स्पेशल केस लोअर हाउस अगर डिजॉल्व है और उस सिचुएशन में कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस को चालू करना है या लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बढ़ाना है, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम उस पूरे प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी, इसीलिए कहा जाता है